हाँ, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, अलग अलग एंटिटीज़ के ऑडिट कैसे करते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट कैसे होगा, एनजीओ का, लोकल बॉडीज़ का, सोल ट्रेडर, फर्म, एलएलपी, होटल, क्लब, सिनेमा हॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हायर एंड लीजिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। तो ये आपको ना अलग अलग से सारे पता होने चाहिए, मतलब हर किसी का 4 मार्क्स के क्वेश्चन की किसी का भी ऑडिट पूछ लिया तो वो पता होना चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट ऑडिट, यहाँ पे आओ। गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज objective, systematic, professional and independent examination of financial administration and other operations of public entity made subsequently to their execution for the purpose of evaluating and verifying them, presenting a report containing explanatory comments of audit findings together with conclusions and recommendations of future actions by a responsible official, and is in the case of examination of financial statement expressing the appropriate professional opinion regarding the fairness of the presentation। ये पूरी एक डेफिनेशन जिसको पॉइंट में इन्होंने लिख दिया है। गवर्नमेंट ऑडिटिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस का, किसका, पब्लिक एंटिटी का। फिर ये सब करने के बाद हम ऑडिटर क्या करेगा, प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, और फिर लास्ट में जाके वो अपना क्या देगा, एक प्रोफेशनल ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑडिट के, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। तो मतलब गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होते हैं उसकी अकाउंटिंग को चेक करना। Appraisal of government policies, it is provides public accounting of operational management program and policy aspects of public administration as well as accountability of officials administrating them, and base for corrective actions. Audit observations based on factual data collection also serve to highlight the lapses of lower hierarchy and thus helping superior level officer to take corrective measures। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे ऑडिट करने के लिए, जो अकाउंटिंग है पब्लिक फंड्स की उसको चेक करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो अप्रेजल्स है उनको चेक करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है उन सबको चेक करेंगे। और ये एक बेस बनता है फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन कौन लेंगे, हमारे सुपीरियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, द गवर्नमेंट इन इंडिया function of government audit is discharged by independent statutory authority of comptroller and auditor general through the agency of Indian Audit and Accounts Department। कौन ऑडिट के लिए फंक्शन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, by through the agency of Indian Audit and Accounts Department। Audit is necessary function to ensure accountability to executive to parliament and within the executives or spending agencies to the sanctioning and controlling authorities। C&AG is in the discharge of its function watches various authorities act in regard to financial matters। तो C&AG अपना काम करते हुए क्या ध्यान में रखता है कि जो भी अलग अलग वेरियस अथॉरिटीज़ हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स को ठीक से अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एज पर द रूल्स और ऑर्डर्स ही काम करें, ठीक। लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या पॉइंट्स है, पहला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ C&AG, फिर उसके बाद टेन्योर और उसके बाद वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब यहाँ पर ये एज अ होल भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ C&AG बताओ, और फिर ये भी अलग से पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ C&AG, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ C&AG ऑफ इंडिया बाय प्रेस्क्राइबिंग दैट ही शैल बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा, President of India, and shall not be removed
from its office except on the ground of proven misbehavior or incapacity। और फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है अपनी पोजीशन से जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि उसका कोई मिसबिहेवियर था या फिर वो इनकेपेबल है उस पोजीशन पे आने के लिए। As in the case of the judge of Supreme Court, he can be removed only when each House of Parliament decides to do so by majority of less than 2/3 of the members of House present and voting. The Parliament is competent to make laws to determine salary and other conditions of service, and they cannot be varied to his disadvantage after his appointment. The Constitution further provides that conditions of service of persons serving Indian Audit and Accounts Department and administrative powers of CNAG shall be determined by the President after consultation with him। तो जैसा कि देखो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है लेकिन रिमूव सिर्फ तब किया जा सकता है या तो उसका मिसबिहेवियर हो या फिर वो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि किसके केस में होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है जब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड्स द मेजॉरिटी और कितनी की होनी चाहिए, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स की होनी चाहिए ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम वोटिंग होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स की, तभी उसको हम हटा सकते हैं। द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज टू डिटरमाइन सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो अभी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, उसकी सैलरी डिटरमाइन करने में और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को देखने में काम करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर प्रोवाइड्स दैट कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन serving in Indian Audit and Accounts Departments and administrative power of CNAG shall be determined by the President। तो जो भी उसके CNAG के क्या होंगे, कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे, वो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद हिम, आफ्टर कंसल्टेशन विद CNAG। टेन्योर क्या होता है इसका, CNAG का, द CNAG passed in pursuance of the provision of Constitution lays down a fixed tenure of the office prescribing he shall be paid a salary which is equal to the salary of judge of Supreme Court, thereby further strengthening his independence। तो हम CAG को किसके इक्वलेंट हमने रखा हुआ है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो पावर्स और जो सैलरी उसको मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी उसको जज के साथ कंपेयर किया, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के टाइम पर भी और टेन्योर के टाइम पर भी। तो मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि क्या है, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है जो कि रूल्स वगैरह में प्रेस्क्राइब होगा और उसको सैलरी मिलती है विच इज़ इक्वलेंट, जितनी सैलरी किसको मिलती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151। आर्टिकल 149 states that CNAG shall perform such duties and exercises such powers in relation to the accounts of union and states and of other authority or body as may be प्रेस्क्राइब। तो आर्टिकल 149 क्या बताता है, CNAG की क्या ड्यूटीज एंड पावर्स एज में बी प्रेस्क्राइब बाय और अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। CNAG डिफाइन इट्स फंक्शंस एंड पावर्स इन डिटेल। आर्टिकल 150 provides that accounts of union and state shall be kept in such form as President may advise of CNAG prescribe। Article 151 requires that report of CNAG relating to the accounts of union and state shall be submitted to President or Governor who shall cause them to lay down before House of Parliament or State Legislature। पहले आओ 149 में, 149 क्या बता रहा है, CNAG की पावर्स और ड्यूटीज। आर्टिकल 150 क्या बता रहा है, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 151 क्या बता रहा है कि रिपोर्ट किसको करना है। अब रिपोर्ट में क्या है, यूनियन और स्टेट के यूनियन के केस में किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को, स्टेट के केस में गवर्नर को, और फिर वो लेट डाउन होगा यूनियन के केस में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे और स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर के आगे। ठीक, अब इसकी क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होती है। तो पहली इसकी ड्यूटी क्या होती है, पहले हम पढ़ रहे हैं सिर्फ
ड्यूटीज ऑफ CNAG। CNAG की ड्यूटी क्या होती है? सबसे पहले कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो ये क्या करता है? अकाउंट्स जितने भी बनाए होते हैं उन सबको इकट्ठा करता है यूनियन एंड स्टेट के, और फिर उन अकाउंट्स को क्या करता है? सबमिट करता है। द CNAG शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स and under his control by treasury officers responsible for keeping such accounts. The CNAG shall from the accounts compiled by him or government to other person prepare in each account showing in respective heads of annual receipts and disbursement shall submit those accounts to president of governor of state or administrative of union territory having legislative assembly as the case may be। तो पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ड्यूटी क्या है? कंपाइल एंड सबमिट करने की। तो मतलब वो जो अलग अलग लोग जो जितने भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उन सबको वो क्या करेगा? कंपाइल करेगा, और फिर सबमिट किसको करेगा? सबमिट दोज अकाउंट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस मे बी। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। It shall be the duty of CNAG to audit and report on all expenditure from consolidated fund of India। दूसरा है to audit and report all transactions relating to contingency and public fund। फिर तीसरा है to audit and report all trading, manufacturing and P&L accounts and balance sheets of other subsidiary accounts। तो इसके अंदर क्या कर रहा है? CNAG की ड्यूटी है ऑडिट करना। तो ऑडिट वो किसका करेगा? तीन हमारे पास फंड्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के ना तीन फंड्स होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है ना टैक्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, वो जितना भी पैसा आता है वो डिवाइडेड होता है कितने? तीन फंड्स में। ठीक है, तो अब CNAG क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑडिट कर रहा है। तो पहला उसका रोल क्या है? उसकी ड्यूटी क्या है? कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करना और रिपोर्ट करना, सारे खर्चे उसके अंदर आएंगे, और फिर उसकी ऑडिट करना, रिपोर्ट करना सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। और तीसरी उसकी क्या ड्यूटी है? अकाउंट्स के रिलेटेड ऑडिट एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तीसरी उसकी ड्यूटी क्या है? ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं और जितने भी गवर्नमेंट की इनकम है उन सब का भी ऑडिट कौन करेगा? CNAG। फिर गवर्नमेंट ने ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन्स ग्रांट किए हैं तो उन सब भी, मतलब जहाँ पर भी करे हैं उन सब का भी ऑडिट कौन करता है? CNAG। फिर ऐसे ही ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। गवर्नमेंट की जितनी भी स्टोर्स एंड इन्वेंट्री है उसका भी ऑडिट कौन करता है? CNAG। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन, ये सब क्या थे? ड्यूटी ऑफ CNAG। तो मतलब क्या है इन शॉर्ट? जितने भी ऑडिट का काम है किसके पास है? CNAG का। तो फिर उसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख लेना है। ठीक है, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का भी डाल दो, गवर्नमेंट कंपनीज का भी डाल दो, जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं उन सब का ऑडिट अलग अलग पॉइंट्स बना करके हमें सारी ड्यूटीज़ में लिखना है CNAG की। फिर पावर्स ऑफ CNAG। एक्ट गिव्स पावर इन कनेक्शन विथ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। उसको ड्यूटी तो दी गई है, मतलब वो काम उसको करने है, उसकी ड्यूटी है जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है, और साथ में उसके पास कुछ पावर्स भी होती है। क्या पावर्स होती है? टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स। वो जा करके ना किसी भी ऑफिस ऑफ अकाउंट, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स में जा करके इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक, टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स, बुक्स और पेपर और अदर डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ टू डील विद। तो अब उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट के किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जा कर के ले सकता है। मतलब जितने भी अकाउंट्स है, बुक्स है, पेपर्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको रिक्वायर कर सकता है, उन सबको मतलब ले सकता है। टू पुट सच क्वेश्चंस और अदर सच ऑब्जर्वेशन एज ही मे कंसिडर। और फिर वो क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, मतलब जिसके पास भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो भी किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पर्सन इंचार्ज है, उसे जाकर के वो क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। ठीक है, टू पुट ऑन सच क्वेश्चन। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? टू कैरिंग आउट ऑडिट CNAG हैज़ पावर टू डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट, डिस्पेंस एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट
or class of transaction and to apply such limited checks in relation to accounts or transaction he may determine. तो अगर CNAG को ये लगता है ना कि इस वाले पार्ट की मैं डिटेल चेकिंग ना करूं, मतलब डिटेल चेकिंग से वो डिस्पेंस, मतलब डिटेल चेकिंग को वो क्या कर रहा है, लिमिटेड चेकिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा है, कि CNAG को ऑडिट करते टाइम ऐसा लग रहा है कि किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की डिटेल चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड चेक की ज़रूरत है, तो उसके पास पावर है कि वो लिमिटेड चेक भी कर सकता है. तो कौन सी 4 पावर है? टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू रिक्वायर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, टू पुट ऑन क्वेश्चंस टू ऑन पर्सन इन चार्ज, टू मेक लिमिटेड चेक ऑन सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक. फिर उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑडिट. ये भी हम किसके एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं. अब एक्सपेंडिचर ऑडिट कितने तरीके का होता है? देखो, पहला है हमारे पास इसमें पॉइंट, यहाँ पर आओ, ये 5 है. पहला है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, दूसरा है ऑडिट ऑफ सैंक्शन, तीसरा है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, फिर है प्रोप्राइटरी ऑडिट और फिर है परफॉर्मेंस ऑडिट. तो अभी हम इन 5 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो कितने तरीके के एक्सपेंडिचर ऑडिट होते हैं गवर्नमेंट के? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट. तो पहला ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर. Audit against rules and order aims to ensure that expenditure conforms to the relevant provision of Constitution and have the laws and rules made thereunder. It also seeks to satisfy that expenditure is in accordance with financial rules, regulations and order. Audit of expenditure against regularity is of quasi-judicial work performed by the audit authorities. It involves interpretation of constitution, statutes, rules, regulations and order. The final power of interpretation of these, however, does not vest to CNAG. These rules, regulation, orders against regularity audit is conducted in the following category. तो क्या है इस पॉइंट के अंदर? गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं ना, अब जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, वो एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स ही होना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. ये चीज़ देख रही है किसको? एक्सपेंडिचर ऑडिट में यही ऑडिट हमें करना है. तो पहला हम कर क्या रहे हैं? हम एक्सपेंडिचर ऑडिट कर रहे हैं, हम खर्चे का ऑडिट कर रहे हैं. तो अब वो जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए रूल निकाला गया होता है, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया गया होता है. तो ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना है कि वो ऑडिट रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से ही हो, ऑडिट अगेंस्ट ना जाए रूल्स एंड ऑर्डर्स के. रूल्स एंड ऑर्डर्स में जितना अमाउंट लिखा है ना, उतना अमाउंट का ही खर्चा होना चाहिए, उससे एक्सेस में नहीं होना चाहिए. इस बात का ऑडिट उसको करना है. तो ये पॉइंट किस में आएगा? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में आएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ऑडिट ऑफ सैंक्शन. ऑडिट ऑफ सैंक्शन, द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज सैंक्शन. तो अब ऑडिट ऑफ सैंक्शन में क्या है कि ऑडिट इस बात का होगा कि जो गवर्नमेंट ने जितना खर्चा सैंक्शन किया है, मतलब जितनी लिमिट रखी है, उसी लिमिट के अंदर ही वो सैंक्शन अमाउंट के अंदर ही वो खर्चा हो, उसे एक्सीड ना करे. ठीक है, ना ही फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, ना ही किसी रूल या ऑर्डर को एक्सीड करे, ना ही वो सैंक्शन लिमिट को एक्सीड करे. द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन ईदर जनरल और स्पेशल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. द ऑडिट ऑफ सैंक्शन इज डायरेक्टेड both in respect of ensuring that expenditure is properly covered by a sanction and also to satisfy that authority sanctioning it is competent for the purpose of virtue of powers. और जो भी अथॉरिटी उस खर्चे को सैंक्शन कर रही है, उस अथॉरिटी के पास पावर होनी चाहिए उसको सैंक्शन करने की. ठीक है, और ऑडिट क्या करेंगे हम? किस बात को ऑडिट करेंगे? कि वो सैंक्शनिंग लिमिट के अगेंस्ट ना जाए. फिर audit against provision of funds. Audit against provision of funds aims at ascertaining that expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and appropriation has been provided and that the amount of such expenditure does not exceed appropriation made. तो अब यहाँ पर भी वही लिखा है कि ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स क्या बोलता है कि जो भी खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का,
वो जितना ग्रांट है, जितना अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएशन जितना प्रोवाइड किया गया है उससे एक्सीड वो ना करे, डू नॉट एक्सीड द अप्रोप्रिएशन मेड, तो इसी को बोलेंगे ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। फिर लास्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट, नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट। अकॉर्डिंग टू प्रोप्राइटरी ऑडिट द ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल एंड इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर। तो अभी यहाँ पर ऑडिटर क्या देखने की कोशिश करेगा कि जितना भी खर्चा है ना वो एज पर पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए, मतलब जितना भी हम पैसा वो करेंगे ना, एक्सपेंडिचर करेंगे वो सबके हित में होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का पैसा सबका पैसा है, ठीक है, वो सबके हित में होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि किसी एक के फ़ायदे के लिए हम वो खर्चा करें, किसी एक इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए हम वो खर्चा करें, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एज पर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और कोई इम्प्रॉपर या कोई अवॉइडेबल या कोई इनइफेक्टिव खर्चा ना हुआ हो गवर्नमेंट का, इस बात का वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई वेस्टफुल हाईली वेस्टफुल तरीके से एक्सपेंडिचर ना किया गया हो, ठीक। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट में पढ़ते हैं, ठीक। बहुत सारी इसमें तो लिखा हुआ है, इतना आपको इससे भी 4 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो इसको कैसे, जो ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है ना, इसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करके लिखना। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर अब क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑडिट आएगा, फिर इकोनॉमी ऑडिट आएगा और इफेक्टिवनेस ऑडिट आएगा, और लास्ट में एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट तो अलग है, ठीक। तो अब परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या आता है, स्कोप ऑफ ऑडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर एफिशिएंसी ऑडिट, इकोनॉमिक ऑडिट एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑडिट में क्या आता है, लुक्स वेदर द वेरियस स्कीम्स प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देयर ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इकोनॉमिकली एंड वेदर द यील्डिंग ऑफ रिजल्ट्स expected of them, that is relationship between goods and services produced and resources used to produce them. Examination aim to find out the extent to which operations are carried out in economical and efficient manner. तो पहला एफिशिएंसी ऑडिट में क्या आता है कि जो वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं वो कंडक्ट किए जाए इकोनॉमिकल तरीके से, ठीक है, ये होता है हमारा एफिशिएंसी ऑडिट। इकोनॉमी ऑडिट क्या होता है, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमिकल मैनर। यहाँ पर हम फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं इकोनॉमी ऑडिट में। और इफेक्टिवनेस में किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, ये वर्ड्स याद करने वाले हैं यहाँ पर। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या आएगा, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली हो रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इकोनॉमी ऑडिट में क्या आएगा, एक फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में। और इफेक्टिव ऑडिट में क्या आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। Efficiency cum performance audit, wherever used, is an objective examination of financial and operational performance of an organization, program, authority or function, and is oriented towards identifying opportunities for greater economy and effectiveness. The procedure for conducting performance audit covers, ये ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट भी, कि प्रोसीजर क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट का। पहले आइडेंटिफाई करो टॉपिक को, प्रिलिमिनरी स्टडी करो, फिर प्लान करो, फिर एग्जीक्यूट करो ऑडिट को, और फिर रिपोर्टिंग, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सपेंडिचर का ऑडिट देखा, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी खर्चा है उसको अलग 5 तरीके से बांट दिया है, और ओवरऑल क्या निकल के आता है कि गवर्नमेंट ने जितना सैक्शन किया है, गवर्नमेंट ने जितना प्रोविजन बनाया है, गवर्नमेंट ने जितना एक्नॉलेज किया है, या गवर्नमेंट ने जितना रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा है, सिर्फ उतना खर्चा होना चाहिए, उतनी ही लिमिट का होना चाहिए। ये बात ऑडिटर को चेक करनी है। फिर ऑडिट ऑफ रिसीट्स, ऑडिट ऑफ रिसीट्स इज नीदर ऑल परवेसिव और एज ओल्ड एज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, बट ही हैज़ to come to stay in some countries, such as audit provides for checking whether all revenues or other debts due to government has been correctly assessed, realized, credited to government account। पहले पॉइंट में हमने क्या देखा, जितने भी ऑडिट गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई हैं, मतलब गवर्नमेंट के जितना इनकम हुआ है, रेवेन्यू है, वो करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। वो करेक्टली हमें एसेस्ड हमने किया है, करेक्टली रियलाइज किया और करेक्ट अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ठीक।
whether adequate regulation and procedure have been framed by a department agency concerned to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of cases, whether the regulation and procedures are actually being carried out, whether adequate checks are imposed, review of system and procedure to see the internal procedure adequately secure correct and regular accounting of demand collection and refunds. Or last point, extent and quantum of audit required is to be done under each category of audit are determined by C&AG. तो हमने क्या पॉइंट्स देखे हैं? पहला पॉइंट ये देखा है कि करेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, दूसरा पॉइंट देखा है कि इफेक्टिव चेक हुआ है पूरे रिसीट्स का, फिर थर्ड पॉइंट में देखा है कि जो प्रॉपर रेगुलेशन एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हमने पूरा रिसीट्स को कैरी आउट किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के अंदर एडिक्वेट चेक्स हमने किए हैं, हर चीज़ के हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने फ्रॉडुलेंट और फॉल्ट कोई रिफंड तो नहीं है वो सब हमने चेक करा है, कोई विलफुल ओमिशन तो नहीं है, ये सब बातें हमने चेक करी। और फिर उसके बाद रिव्यू करा हमने सिस्टम एंड प्रोसीजर, मतलब जो भी इंटरनल प्रोसीजर होना था या फिर रेगुलर अकाउंटिंग होनी थी वो सब एज पर रूल ही हुआ है, ठीक। और फिर ईच कैटेगरी ऑफ ऑडिट आर डिटरमाइंड बाय C&AG। तो सारी कैटेगरी ऑफ ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट के केस में? C&AG। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड फॉर प्राइमरी चेक बाय ऑडिटर, टेस्ट चेक बाय सुपरवाइजर एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन बाय अ ग्रुप लीडर। तो ये जो इसको हाईलाइट कर रखा है, मतलब ये पॉइंट हमारा करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, या तो कुछ चेंज करके या फिर करेक्ट लाइन तो वो करेक्ट हो जाएगी, मतलब ठीक है। तो इस लाइन को हमें ध्यान में रखेंगे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स फॉर प्राइमरी चेक बाय ऑडिटर, टेस्ट चेक बाय सुपरवाइजर और कंट्रोल एंड डायरेक्शन बाय ग्रुप लीडर। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। To ascertain whether the regulations governing purchase, receipts and issue, custody, sale and inventory taking of stores are well devised and properly carried out, to bring to the notice of government any deficiencies in quantity of stores held, to verify whether the purchases are properly sanctioned, to ensure that the prices paid are reasonable and as per the agreement, to check the accounts, receipts, issues and balances regarding accuracy, correctness and reasonableness of balances in inventory with particular reference with specified norms। तो कौन से इन्वेंट्री का चेक करने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है कि प्रॉपर परचेज, रिसीट्स एंड इशू हुआ हो इन्वेंट्री का। फिर गवर्नमेंट के पास अगर कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है, तो उसको भी हम चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल रखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपरली सैंक्शनड अमाउंट यूज़ होना चाहिए, वेरीफाई करेंगे हम परचेजेस को ऑफ इन्वेंट्री। जो भी प्राइजेस हम पे कर रहे हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, मतलब करेक्ट प्राइजेस होने चाहिए एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइजेस होने चाहिए। चेक ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीट्स, इशूज एंड बैलेंसेज रिगार्डिंग एक्यूरेसी, करेक्टनेस, रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंसेज इन इन्वेंट्री। तो जो बैलेंस बच रहा है इन्वेंट्री का, क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है इन्वेंट्री का, वो करेक्ट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। Audit of commercial accounts. Departmental enterprises engaged in commercial and trading operations which are subject to same laws, financial and other regulations are as other government departments and agencies, statutory bodies, corporations created by specific statutes, mostly financed by government in the form of loans, grants, etc., and government companies set up by Companies Act 2013। तो हमने कमर्शियल ऑडिट को 3 तरीके से डिवाइड किया। पहला डिपार्टमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। डिपार्टमेंट एंटरप्राइज मतलब जो कमर्शियल और ट्रेडिंग ऑपरेशन में वो है, एंगेज है, तो वो एज पर उनके लॉ और फाइनेंशियल और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन होते हैं क्रिएटेड बाय स्पेशल, मतलब जो स्पेशल, जैसे कि जैसे LIC है, ठीक है, या फिर ICI है, ठीक है, जो स्पेशल एक काम के लिए बनते हैं, तो वो उनको भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और गवर्नमेंट कंपनी सेटअप होती है एज पर अंडर कंपनीज एक्ट, तो इनके जो अपने अपने लॉज रेगुलेशंस हैं उसके अंडर ही वो लोग काम करें।
अब इनका ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑडिट इज सेम मैनर एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का होता है वैसे ही डिपार्टमेंटल कंसर्न्स का होगा. स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर टाइप ऑफ स्टैट्यूट गवर्निंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड बाय CNAG. स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन का कौन करेगा? CNAG. गवर्नमेंट कंपनीज का भी कौन? या तो देखो CNAG गवर्नमेंट कंपनीज इज कंडक्टेड बाय देयर ओन ऑडिटर्स, या तो खुद के ऑडिटर अंडर द स्टैट्यूट अपॉइंटेड बाय CNAG, या तो CNAG एक अपॉइंट करे कोई ऑडिटर, ठीक है, या फिर इन एडिशन CNAG कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, या तो CNAG खुद से कंडक्ट करे एक सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. रोल क्या है CNAG का? एज पर कंपनीज एक्ट, पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा था कि वो ऑडिटर अपॉइंट भी कर सकता है, किसी और ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है. तो पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, फिर पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देयर ऑन, वो या तो एक एडिशनल एक ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है चेक करने के लिए. अब CNAG शैल विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव राइट टू सप्लीमेंट्री ऑडिट. वो सप्लीमेंट्री वो एडिशनल ऑडिट कब करेगा? जब जिस ऑडिटर को उसने अपॉइंट किया, जब वो ऑडिट खत्म कर लेगा, वहाँ से ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके विद इन 60 days वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता है. कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद वो अपने कमेंट्स रखेगा, CNAG अपने कमेंट्स रखेगा. फिर या तो टेस्ट ऑडिट हो सकता है. अब in case of government company, audit is conducted by professional auditors appointed by CNAG and is later authorized under section 143 of Companies Act to conduct supplementary or test audit. CNAG shall direct the manner in which company's account shall be audited by statutory auditor and give such auditor instruction in regard to any matter relating to any performance of any function. यहाँ पर CNAG भी क्या कर सकता है? उन ऑडिटर्स को बता सकता है कि उनको ऑडिट किस तरीके से करना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ऑडिटर्स को, ठीक. रिपोर्टिंग प्रोसीजर, देखो ऑडिट में ना जो भी टेक्निकल वर्ड्स थे वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में वो हो चुके हैं. तो अभी इस चैप्टर में कुछ भी ऐसे टेक्निकल कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी. या आप रीड करने वैसे भी बैठोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, है ना. जनरल ये थोड़ी लॉ वाली लैंग्वेज है, थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश है, ऐसा कुछ अलग से कुछ टेक्निकलिटी नहीं है यहाँ पर, वो सब हो चुका है हमारा. Reporting procedure. The effectiveness of audit depends on the reporting results to the proper authority so that appropriate action may be taken to rectify irregularities or impropriety where possible or to prevent reoccurrence. The right as also the obligation to report on such results of audit findings is inherent to the institution of Auditor General and is usually safeguarded by Constitution and related enactments. तो यहाँ पर हम रिपोर्ट क्या कर रहे हैं कि एक इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट किस पे डिपेंड होती है? प्रॉपर अथॉरिटी, सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन में बी टेकन, करेक्ट एक्शन हम ले पाएँ, ठीक है. फिर हमें रेक्टिफाई करना होता है अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है या फिर इम्प्रॉपर कुछ काम हुआ है या फिर रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए. तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास? इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट आती है. फिर उसके बाद राइट एज ऑल्सो ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट फाइंडिंग इज इनहेरेंट टू इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिटर जनरल एंड इज यूजुअली सेफ गार्डेड इन प्रोफेशन एंड रिलेटेड एनैक्टमेंट्स. जो भी रिलेटेड एक्ट्स वगैरह है वहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजल्ट क्या होगा ऑडिट फाइंडिंग्स का, या फिर उसको किस तरीके से सेफ गार्ड किया जाएगा. अब आर्टिकल 151 तो हम देख चुके. इन इंडिया the reporting of factual and conclusions are left to be drawn by the reader and it's presumably to ensure the total objectivity. Nothing debars CNAG from making recommendation in audit report, but traditionally it is left to be done by Public Accounts of Committee. पहले ये काम Public Accounts of Committee करते थे, but अभी recommendation of audit report कौन करता है? CNAG.
ये गवर्नमेंट ऑडिट था। गवर्नमेंट ऑडिट में इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट में वो CNAG के पावर्स और ड्यूटीज़, ठीक है, उसके अंदर वो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वो वाला पॉइंट, ये वो सब इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना, 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़, बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट कैसे होगा। यहाँ पहले तो ये 3 पॉइंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इनका, लोकल बॉडीज़ का, 3 पार्ट से होता है। पहला बजटरी प्रोसीजर, फिर एक्सपेंडिचर कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं लोकल बॉडीज़ का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है बजटरी प्रोसीजर, दिस इज गियर टू subserve the twin consideration of financial accountability and control of expenditure. The main objective is to ensure that funds are raised and monies are spent by executive department in accordance with rules and regulations and within the limits of sanction and authorization by legislative or council. Budget preparation is usually the occasion of determining the level of taxation rates and the ceilings on expenditure. तो पहला बजटरी प्रोसीजर, इसका लोकल बॉडी का काम होता है, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम होता है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कैसे करे। ये किसका काम है, लोकल बॉडीज़ का एक काम है, बजटरी प्रोसीजर है उनका, ठीक है। वो फंड्स कहाँ से रेज करेंगे, मनी अपना पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब इनकम, और कहाँ पे वो खर्चा करेंगे बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, और वो एज पर क्या होने चाहिए, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, और जितना की लिमिट में सैंक्शन है उतना ही मनी स्पेंड होना चाहिए। बजट प्रिपरेशन इज यूजुअली द ओकेजन ऑफ डिटरमाइनिंग डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड रेट्स। फिर एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होना है। The system of financial control existing in state and central government level is conditioned by the fact that there is a clear demarcation between legislative and executive. The integration of legislative and executive powers in the municipal council makes it difficult for its executive to function as its inquisitorial body as well. Moreover, the separation of executive powers and functions in municipal government cannot accommodate the existence of independent finance officer responsible to municipal council or its executive committee. This leaves the system of external audit by state government as only the instrument of controlling municipal expenditure. दूसरा इनका काम क्या है, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना, मतलब एक ये फाइनेंशियल कंट्रोल बनाते हैं ताकि जो भी खर्चा हो रहा है ना उस पर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ये इनका क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये बॉडी है जो वर्क करती है, और इनके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, और इट कैन नॉट एकोमोडेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंस ऑफिसर, और this leaves system of external audit by state government as only the instrument of controlling municipal expenditure. देखो, this leaves the system of external audit by state government as only the instrument of controlling municipal expenditure. तो वो जो municipal expenditure control कर रहा है वो कौन कर रहा है, state government, ठीक। Accounting system, municipal accounting and budget format has been criticized by neither simple, not comprehensible, sometimes providing inadequate information and other times surfeit of information. Both these situations are not conducive to proper system of management information. तो जो इनके अकाउंटिंग सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सिचुएशन क्या होती है, प्रॉपर सिस्टम मैनेज कर रहे हैं इस तरीके से शो नहीं करती। तो अकाउंटिंग सिस्टम में इनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करके चलनी है, ठीक। तो हमने क्या मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा लोकल बॉडीज़ का, वो बजटरी प्रोसीजर बताएंगे कि मतलब कहाँ से पैसे रेज करने हैं और कहाँ पर स्पेंड करना है। फिर एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल किस तरीके से रखना है, किन किन मतलब ये इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और अकाउंटिंग सिस्टम इनका कैसा रहेगा। अकाउंटिंग सिस्टम में जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए वहाँ पे इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़, ये 4 पॉइंट इसमें
4 नहीं 5. Important objectives of audit are reporting on fairness of content and presentation of financial statement, reporting upon strength and weakness of the system, reporting on adherence to legal and administrative requirement, reporting upon whether the value is being fully received or money spent, detection and prevention of error, fraud and misuse of resources. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने के कि कंटेंट ठीक ढंग से प्रेजेंट हुआ है, ठीक ढंग से फाइनेंशियल. हाँ बीच में नेट चला गया था आपका, वापस कनेक्ट हुआ है, वापस प्रेजेंट नहीं हो रहा. अच्छा ठीक है. हम क्या देख रहे हैं लोकल बॉडीज़ के ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑडिट क्यों करते हैं, बुक्स को चेक करने के लिए, कंटेंट ठीक है फेयर है कि नहीं है. फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल की, जैसे वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल हम देखते थे ना बाकी सब चैप्टर्स में, वैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अंदर काम होना चाहिए, एज पर लॉ काम होना चाहिए, और जो भी वैल्यू है वो फुली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंड, मतलब जितना भी अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो फुली स्पेंड होना चाहिए. कुछ ऐसे बच गया तो फिर उसे कहीं और खर्च कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. फिर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, एरर या मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑडिट प्रोग्राम ये इम्पॉर्टेंट है. ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा लोकल बॉडीज़ का, ये पॉइंट वाइज आपको लर्न करना होगा. पहला अपॉइंटमेंट होगा, फिर ऑडिटर के कंसर्न वाले पॉइंट, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑथराइजेशन, प्रोविजनिंग, परफॉर्मेंस. ये ऐसे लाइन बाय लाइन अच्छे से याद होना चाहिए. इसको ऐसे कर लो, या तो AARA फिर PP, ठीक है, मतलब ये वर्ड्स अच्छे से. अपॉइंटमेंट, द लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज जनरली इन चार्ज ऑफ ऑडिट म्यूनिसिपल अकाउंट्स. इंचार्ज कौन है ऑडिट का, यहाँ पर लोकल बॉडीज के केस में लोकल फंड ऑफ ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. समटाइम्स बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइक दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा हैव पावर टू अपॉइंट. कभी कभी पावर ये किसको दी जाती है, कभी कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दी जाती है. किसको अपॉइंट करने की, ऑडिटर को अपॉइंट करने की. सो द ऑडिटर शुड इंश्योर हिज अपॉइंटमेंट, तो ताकि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अच्छे से हो पाए. तो अपॉइंटमेंट जनरली किसके पास है, लोकल फंड ऑफ ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट समटाइम्स इट मे बी अपॉइंटेड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. फिर उसके बाद ऑडिटर्स कंसर्न. ऑडिटर कंसर्न क्या रहेंगे, जो अभी हमने पॉइंट पढ़े ना पीछे 5 पॉइंट, वही उन्हीं में से 4 पॉइंट क्या है उसके कंसर्न है कि ठीक से प्रेजेंट हुआ है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, फुली रिसीव्ड और मनी स्पेंट. ठीक. फिर रूल्स एंड रेगुलेशन. ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड conforms to relevant provision of the law and is in accordance with financial rules and regulations framed by competent authority. तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर जितने भी फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर होने चाहिए. ऑथराइजेशन, ही शुड इंश्योर दैट ऑल टाइप ऑफ सैंक्शन इधर स्पेशल और जनरल अकॉर्डिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. स्पेशल सैंक्शन क्या होगा, मतलब कि किसी स्पेशल काम के लिए हमने अमाउंट निकाला है, और जनरल की जनरली हमने पैसा सैंक्शन किया है, जनरली किसी भी काम के लिए हो सकता है. तो किसी भी तरीके का सैंक्शन है वो एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए. फिर प्रोविजनिंग, he should ensure that there is a provision of funds and expenditure is incurred from provision and same has been authorized by competent authority. Performance, the auditor should check different schemes, program and projects where large financial expenditure has been incurred are running economically and getting the expected result. क्या देखा हमने ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में, पहले अपॉइंटमेंट, फिर ऑडिटर कंसर्न, रूल्स एंड रेगुलेशन. हाँ, sources and application of funds. Donation and grants received in the nature of promoters' contribution are in the nature of capital receipts and shown as liability in the balance sheet of NGO.
तो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कैपिटल की तरह होगा, तो वो ऑब्वियसली हम कहाँ पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में. These may either be in the form of corpus contribution or contribution towards revolving fund. A contribution made, देखो तो दो तरीके हैं, या तो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन मतलब एक जो कैपिटल नॉर्मल कैपिटल है, दूसरा है रिवॉल्विंग फंड. रिवॉल्विंग फंड मतलब जो पैसा अर्न किया उसी को वापस से हमने कैपिटल में ऐड ऑन कर दिया, तो वही रिवॉल्विंग फंड. द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स made towards capital or the corpus of an NGO is corpus contribution. तो contribution made towards capital को हम क्या बोलते हैं, corpus contribution. The donors are generally required to specify whether the donation grant given by him shall be in part of corpus of the NGO. Such contributions are generally with reference to total funds required by NGO. तो जो भी डोनेशंस कर रहे हैं, जो भी ग्रांट मिल रहे हैं, वो हम किसका पार्ट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ कॉर्पस हम एड ऑन कर सकते हैं. एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट इनकम फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस of trust or institution shall not be included in computation of total income. जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आया मतलब विद स्पेसिफिक डायरेक्शन की, मतलब कोई ऐसा किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है विद स्पेसिफिक डायरेक्शन की इस वाले कॉन्ट्रीब्यूशन से हम यही वाला काम करना, विद स्पेसिफिक डायरेक्शन. एनजीओ को ऐसे बहुत सारे डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते रहते हैं, तो विद स्पेसिफिक डायरेक्शन देन दैट amount will not be included in the computation of total income as per income tax act, not as per accounts. ठीक. Objective of contribution of grant towards revolving fund is to rotate the amount by giving temporary loan from funds to another NGO or beneficiaries or for the project and then recover the loan so as to give the temporary loan again and so on. तो यहाँ पर क्या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिवॉल्विंग फंड का कि क्या देना, एक टेम्पररी लोन देना किसी और एनजीओ को और फिर उनसे वो लोन रिकवर करके फिर वापस से किसी और को टेम्पररी लोन देना एंड सो ऑन. हाउएवर एनी इंटरेस्ट अर्न, लेकिन अब इस रोटेशन से हम जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे फ्रॉम द बेनिफिशियरी ऑन सच टेम्पररी लोन फ्रॉम रिवॉल्विंग फंड कैन कुड बी ईदर एडेड बैक टू द फंड और क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसके फिर इस प्रोसेस में जो हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो या तो फंड में ही ऐड होगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा. Donations and grants received for acquisition of specific fixed assets are those grants whose primary condition is that NGO accepting them should purchase, construct and otherwise acquire asset for which grant is given. अगर ग्रांट हमें ऐसा मिलता है स्पेसिफिक फिक्स एसेट का, मतलब ग्रांट मिला है किसी भी फिक्स एसेट को बाय करने के लिए, तो वो ग्रांट सिर्फ तभी एनजीओ एक्सेप्ट करेगा कि अगर उस ग्रांट से वो स्पेसिफिक एसेट परचेज करे, कंस्ट्रक्ट करे या एक्वायर करे, सिर्फ तभी उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए. मेनी टाइम्स आ एनजीओ रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड, जैसे कि काइंड में लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ऑफिस एक्सेट्रा सच एज फूड, बुक, ये सब मिल सकते हैं. द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर एन एनजीओ इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, ऑफिस and expenditure expenses, maintenance expenses, program project expenses, charity donation and contribution given, etc. Auditors of NGO registered under section 8 company. तो इसमें हम ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी. While performing audit, the auditor may concentrate on the following: knowledge of NGO's work, जैसे कि हम एक उसमें देखते थे ना, हम जब किसी भी बिजनेस को ऑडिट करने जाते हैं तो उस बिजनेस के काम की नॉलेज होनी चाहिए, पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट पता होना चाहिए. तो वैसे है नॉलेज ऑफ एनजीओ वर्क, अपडेटिंग नॉलेज एज पर द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, जो भी उसके एनजीओ के ऊपर जितने भी एक्ट्स लगते हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को. रिव्यूइंग द लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Reviewing the NGO's organization chart and then financial and administrative module. Examine क्या करेगा उसके minutes. Study करेगा accounting system, procedure and internal control. Setting of materiality level. Nature and timing of the report and other communication. Involvement of expert and their report. Review the previous year audit report.
ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है. Audit program should include in a sequential order all assets and liability, income and expenditure, ensuring that no material item is omitted. Audit program से कोई भी material item omit नहीं होना चाहिए. Corpus fund, corpus fund वही contribution grant. अब जैसे कि बैलेंस शीट होती है ना, अब वो पूरे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर. रिजर्व, फिर कोई भी फंड्स, मतलब ईयर मार्किंग refers to the fund allocation practice in which entity, government और individual set aside determined amount. तो ईयर मार्क फंड क्या होता है कि कोई ऐसा फंड जो कि हम किसी भी एक एक्टिविटी के लिए क्या कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक गोल के लिए अलग से निकाल के रख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ईयर मार्क फंड. फिर प्रोजेक्ट और एजेंसी के बैलेंसेज, लोन, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो बैलेंस शीट के अंदर आती हैं. फिर रिसीट ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ में बी चेक्ड ऑन फॉलोइंग लाइंस. कॉन्ट्रीब्यूशन और ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स को क्या करेगा ऑडिटर, चेक करेगा. चेक दैट ऑल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन, कहाँ पर, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में. जितने भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहे हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट करना है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में. रिसीट्स ऑफ फंड रेजिंग प्रोग्राम, verify in detail internal control system and ascertain who are the person responsible for collection of fund and mode of receipt. मेंबरशिप फीस को चेक करना, सब्सक्रिप्शन को और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को. आपने अकाउंटिंग करी है इसकी, शायद था उसमें फाउंडेशन में. हाँ, तो उसमें आते हैं ना मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन कि एक तो एनुअल फीस होती है कि टाइम टू टाइम देते हैं, या फिर एक सब्सक्रिप्शन भी होता है जो मिलता है हमें, बाय करते हैं, मतलब लोग एनजीओ से खरीदते हैं ना सब्सक्रिप्शंस या फिर मेंबरशिप फीस. तो ये सब एनजीओ के लिए क्या होता है, इनकम होते हैं. तो इन सब का रिसीट, ये गवर्नमेंट उस एनजीओ के लिए क्या है, रिसीट ऑफ इनकम है. तो इन सबको चेक करना होगा. चेक ऑफ मेंबरशिप फीस, चेक ऑफ सब्सक्रिप्शन, चेक ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, ये सब कुछ. ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, यहाँ पे आओ. इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, as a sole proprietor can determine the scope of audit as well as conditions under which it is carried out. ठीक है, ये सिंपल है, सब आ गया. फिर ऑडिट ऑफ फर्म, ऑडिट ऑफ फर्म में कौन अपॉइंट करेगा, पार्टनरशिप, एज पर पार्टनरशिप. द ऑडिटर ऑफ द फर्म इज यूजुअली अपॉइंट पार्टनर्स either on the basis of decision taken by them or to comply with the condition of partnership agreement. His remuneration भी कौन फिक्स करेगा, partners. It is important that letter of appointment should clearly state the nature and scope of the audit and limitations if any. In case change of auditor, it would be the duty of incoming auditor to communicate with previous auditor. The auditor may particularly ensure application of accounting standard prescribed by Institute of Chartered Accountants of India. ये लाइन तो आप कहीं भी लिख सकते हो. Auditor may ensure that कि वो applicable अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी यूज़ कर रहा है एज पर प्रेस्क्राइब बाय ICAI. इन केस ऑफ द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूट, द ऑडिटर विल क्वालिफाई द रिपोर्ट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द accounting standard. Alternatively, only disclosure of non-compliance with accounting standard would be sufficient without making it subject matter of qualification. तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसके बारे में ऑडिटर बताएगा, डिस्क्लोज करेगा. मैटर कंसिडर टू बी बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, नेम एंड स्टाइल ऑफ विच बिजनेस इज कंडक्टेड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल contributed by each partner, period at the end of account and partnership were closed periodically, provisions regarding maintenance of book, borrowing capacity of member, rate of interest, किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिर उसके बाद वेदर एनी सैलरी, कोई मतलब होता है ना पार्टनरशिप में हमने देखा है कि कोई पार्टनर सैलरी ड्रॉ करता है, कोई नहीं करता, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो होता है. फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हु शैल ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म,
ये सब बातें ऑडिटर को ध्यान में रखनी होगी ऑडिट को करने से पहले। फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिस्प्यूट्स। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर। तो मतलब डिस्प्यूट्स होने से बचा सकता है, ठीक। डिसॉल्यूशन। ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑडिटेड अकाउंट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ रिलायबल एविडेंस फॉर कंप्यूटिंग अमाउंट्स ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो अगर किसी भी पार्टनर का डिसॉल्यूशन होता है, अगर किसी भी पार्टनर का डिसॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर भी ऑडिटेड अकाउंट्स यूज में आ सकते हैं, ठीक। फिर रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अकाउंट्स की, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और कंट्रोल क्या होता है इसका और अच्छा होता है पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाने की क्या क्या एडवांटेज है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, डिसॉल्यूशन में काम आएगा, एडमिशन में काम आएगा, रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी और कंट्रोल और इफेक्टिव होंगे। मैटर्स should be specially considered in audit of accounts of partnership. Letter of appointment is very important. Letter of appointment में हम सब कुछ लिखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, पार्टनर की ऑडिटर की कितनी सैलरी है, अगर उस पर कोई लिमिटेशन इम्पोज करी गई है तो वो, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। फिर पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट पार्टनर्स आपस में किस तरीके से डील करते हैं वो बताएगा। फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव्स, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट, दैट द इंटरेस्ट ऑफ नो पार्टनर हैज सफर्ड प्रिजुडिशियली बाय द एक्टिविटी एंगेज्ड बाय इन पार्टनरशिप। किसी भी हमने पार्टनर की इंटरेस्ट को हमने वो नहीं करा, सफ़र नहीं करा है बाय वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तो मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का वॉयलेशन ना हुआ हो, ठीक। प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का पता लगा पाते हैं हम, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी बिटवीन द पार्टनर्स वो भी हमें पता लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एक बार रीड कर लेना, इसके अंदर नॉर्मल टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन की लिमिट लिखी है जो स्मॉल एलएलपी की होती है। जैसे स्मॉल कंपनी हमने पढ़ी है ना लॉ में, वैसे ही स्मॉल एलएलपी। यहाँ पर आओ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शुड बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी रूल्स 2009। Such rules provide that any LLP जिसका turnover does not exceed in any financial year 40 lakh rupees and whose contribution does not exceed 25 lakh rupees is not required to get audited। मतलब जिन कंपनीज का टर्नओवर, जिन LLP का टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है और जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से एक्सीड करता है, वो वाली LLP को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। However, if the partner of LLP decide to get the, अगर इनसे कम के भी अगर कोई LLP ऑडिट करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे ऑडिट करवाने के? डिटेक्शन ऑफ एरर, डिस्प्यूट, रिलायबिलिटी, बेटर कंप्लायंस, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ईजी है तो रिटर्न्स टू बी मेंटेन बाय रिटर्न एंड फाइल बाय LLP। एवरी LLP को क्या फाइल करना पड़ता है? एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 11 विद ROC विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और साथ में सबमिट क्या करना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन फॉर्म 8 फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। ROC को सबमिट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी LLP का पहला साल होगा तब तो कभी भी फर्स्ट ईयर में कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर, बट साल खत्म होने से पहले करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके 30 डेज पहले ही हम अपॉइंट कर लेंगे। फिल करना होगा, अगर कोई कैजुअल मतलब कोई ऑडिटर छोड़ के चला गया तो उसका ऑफिस फिल करना होगा वापस से, टू फिल द कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ ऑडिटर। पार्टनर में अपॉइंट ऑडिटर इफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव फेल्ड टू अपॉइंट देम। तो अगर LLP में पार्टनर्स होते हैं कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे वो अपॉइंट करने से रह गए, मतलब उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, तो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे टू अपॉइंट द ऑडिटर। फिर वही ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है? एंगेजमेंट लेटर जो पार्टनरशिप में था वही तो है एंगेजमेंट, उसमें क्या लिखा था हमने? ऑडिट एंगेजमेंट, वही नहीं क्या था वर्ड?
क्या लेटर, हाँ लेटर था उसमें। यहाँ पर एंगेजमेंट लेटर, मिनट बुक्स, LLP एग्रीमेंट, रिपोर्टिंग, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जनरल, स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से in case of audit of charitable institution, attention should be paid on this matters: general matter, subscription and donation, और legacies। पहले पॉइंट में आते हैं। जनरल, studying the constitution under the charitable institution has been set up, verifying whether the institution is being managed in the manner contemplated by law, examining the system of internal check, verifying the detail of income and examining the trust deed and regulation as laid down। तो ऑडिट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट में ऑडिटर को इन जनरल बातों पे पहले अटेंशन देनी होगी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वो एज पर लॉ क्या काम कर रहा है, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी इनकम और उसके ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस, ascertaining if there are any changes in the amount of annual or life membership subscription। तो इसमें भी वो होते, जैसे कि अभी हमने किसके केस में देखा था, NGO के केस में देखा था, वही सेम बात है यहाँ पर भी। उसमें भी सब्सक्रिप्शंस थे, तो सब्सक्रिप्शंस को भी अमाउंट चेक करना है उसके। ऑफिशियल रिसीट्स आर इशूड confirming that adequate control is imposed over unused receipts, obtaining all receipts books covered under the period under review, टेस्ट चेकिंग ऑफ काउंटर फाइल्स विद द कैश बुक। तो ये जितने भी रिसीट्स आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, ये दोनों ही रिसीट्स हैं NGO के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इन सब को भी क्या देगा, ध्यान देगा ऑडिटर, चेक करेगा, ठीक है। फिर लीगसीज, वेरीफाइंग द अमाउंट रिसीव बाय रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी फिगर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो वेरीफाई करेगा उन अमाउंट्स को जितने भी रिसीव हुए हैं NGO चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। फिर ग्रांट, वाउंचिंग द अमाउंट रिसीव्ड विद रेलेवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीट्स एंड मिनट बुक्स। मतलब उनका एक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है ना उसको वाउच करेंगे, मतलब जैसे बिल बनाते हैं उसकी वाउचर्स प्रिपेयर होने चाहिए। अदर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शोइंग द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव। और यहाँ पर जितना भी ग्रांट रिसीव हुआ है उसमें एक सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है उसके कैलकुलेशन का चेक। फिर उसके बाद चेकिंग दैट एप्रोप्रिएट डिविडेंड हैज़ बीन रिसीव वेयर एनी इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन सोल्ड। अगर कोई डिविडेंड, तो ये हमने देखा एक जगह एक्स और कम, याद है, एक चैप्टर में देखा था, अकाउंट्स के चैप्टर में देखा था। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो वो भी चेक करना है कि जो ये हमने AS 13 में ही देखा था, इन्वेस्टमेंट वाले AS में, कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट भी होता है और इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पर भी हम इसमें डिविडेंड को हम चेक करेंगे। Comparing the amount of dividend received with the schedule of investment, rent, examining the rent roll and inspecting, जो एग्रीमेंट बनाए गए हैं रेंट के उसको इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को। फिर अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू डेट्स। फिर स्पेशल फंक्शन, वाउचिंग ग्रॉस अमाउंट्स एंड आउटगोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल फंक्शन लाइक कॉन्सर्ट्स, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस held in aid with the charity with such vouchers and cash statements as are necessary। अगर कोई कॉन्सर्ट किया है, कोई ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की है, तो उसमें कितना रिसीव्ड हुआ है या उसमें कितना खर्चा हुआ है वो भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। फिर इनकम टैक्स रिफंड, where income tax has been deducted at the source from investment income, it has been seen that refund thereof has been obtained since charitable institutions are exempt from the payment of इनकम टैक्स। रिफंड मिल गया उनको इनकम टैक्स का, क्योंकि इनकम टैक्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। फिर एक्सपेंडिचर, उनके सारे जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको भी चेक करना, वेरीफाई करना।
एक सेकेंड। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो पहले इसमें भी वही बात, पहले तो जनरल बातें चेक कर लो, ट्रस्ट डीड चेक करो, मिनट्स चेक करो, है ना। फिर उसके बाद फी फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जितने भी रिसीट्स आ रहे हैं फी फ्रॉम स्टूडेंट्स, चेक नेम एंटर ऑफ द फी रजिस्टर से रिस्पेक्टिव जितने भी सॉफ्टवेयर, खैर अब तो ये फी रजिस्टर होते भी नहीं है स्कूल में, कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, ठीक है, तो वो सब चेक करना। फिर चेक फीस रिसीव्ड बाय कंपेयरिंग रिसीट्स, जो रिसीट ग्रांट किए गए हैं, हमने कैश बुक में एंट्री करी है, फी रजिस्टर में एंट्री करी है, उन सबको हम काउंटरफीट मतलब चेक आपस में रिकंसाइल करेंगे, चेक करेंगे। टोटल अप ऑफ वेरियस कॉलम ऑफ फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ एंड ईच टर्म, जितनी भी फीस पे करी है सबने उसका हर मंथ का टोटल, हर टर्म का टोटल करना है। और फिर चेक एडमिशन फीस को चेक करना, फी ऑफ स्टूडेंटशिप या फिर कंसेशन अगर इस किसी स्टूडेंट को दिया है वो चेक करना। कंफर्म दैट फाइन एंड लेट पेमेंट या एब्सेंस, कंफर्म द हॉस्टल ड्यूज आर रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स अकाउंट वर क्लोज एंड देयर डिपॉजिट ऑफ कॉशन मनी रिफंडेड। ये तो किसी को नहीं मिलता वापस। कॉशन मनी रिफंड कब होता है, वो स्कूल वाले बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख के दे देना, बट कुछ करते नहीं है। अदर receipts and grant and donation, verify rental income from the landed property, verify income from endowments and legacies as well as interest and dividend from investment, verify government and local authority grant with memo of grant। फिर जितने भी स्कूल के खर्चे हैं, verify the provident fund money of staff, vouch donations, फिर vouch all capital expenditure, vouch in usual manner all establishment expenses required into unduly heavy expenditure under the head assets and liabilities। इसके अंदर के पॉइंट तो आप फिर भी थोड़ा बना करके लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि आपको क्या क्या, अगर आपके पास एज अ होल आया कि किस तरीके से आप ऑडिट करोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो पहले तो जनरल बातें चेक करेंगे, फिर जितने भी रिसीट्स हो रही है स्कूल को वो चेक करेंगे, फिर जितने भी हमने खर्चे करे हैं वो सब चेक करेंगे, अदर रिसीट्स एंड ग्रांट चेक करा, फिर उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, assets and liability report that old heavy arrears of account fees, dormitory rents etc. to the managing committee, confirm that caution money and other deposits paid by the student on admission are shown as a liability in the balance sheet. See that investments representing endow funds for prizes are kept separate. फिर ascertain that system ordering inspection on receipt and issue of provision food stuff, clothing and other equipment is efficient. Verify inventory of furniture, stationery, clothing, profession and all equipment etc. फिर compliances मतलब जितने भी acts और जितने भी चीज़ें as per statutory requirement schools पे educational institution में लगती है वो पूरे कर रहे हैं. Confirm that refund of taxes deducted from the income tax statement. Verify the annual statement of account. While doing so, in separate statement of accounts has been prepared. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Poor Boys Fund, Games Fund, Hostel and Provident Fund of staff. Finally, verify the annual statements of account. While doing so, see the separate statement of account has been prepared. अगर इन सब के अलग से हम वो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इन सब के अलग से एक स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने चाहिए. सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड. हाँ. ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, पेशेंट्स का रजिस्टर क्रिएट करना, फिर कलेक्शन ऑफ कैश को देखेंगे हम, फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट एक्सेट्रा. लीगेसीज एंड डोनेशंस, रिकंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, सैक्शन, ग्रांट एंड टीडीएस, बजट, इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन. मतलब हॉस्पिटल में जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको ध्यान में रखना है. ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना हाईलाइटेड है, ये वर्ड्स ध्यान में रखना, आप याद कर लेना. फिर सेम वही है क्लब के लिए भी, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने भी तरीके से रिसीट्स आ रहे हैं उसको चेक करना है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को चेक करना है, फिर एसेट्स और लाइबिलिटी को चेक करना है. हाँ,
लेकिन आप हर किसी का इंडिविजुअली 4 मार्क का आंसर प्रिपेयर करोगे रिटन लिखकर एग्जाम में जाने से पहले. ऑडिट ऑफ सिनेमा. वेरीफाई internal control mechanism. The entrance of cinema hall during the show is only through printed tickets. तो entrance जो सिनेमा हॉल में मिलेगी that show only that through printed tickets. They are serially numbered and bound into the books. टिकट सारी सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए और बुक्स में लिखी होनी चाहिए. The number of tickets issued of each show and class are different, though number of same class for the show and the same day each week run serially. तो डिफरेंट मतलब जो हम टिकट्स के वो सीरियली नंबर चल रहे हैं ना, वो हर डे पे हर वीक पे एक मतलब सीरियल वाइज चल रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 एक सीरियल वाइज ही चलना चाहिए. फिर दैट फॉर एडवांस बुकिंग अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स इज इशूड. एडवांस बुकिंग के लिए सेपरेट सीरीज. Inventory of tickets is kept with the custody of responsible official. Confirm that end of the show a statement of tickets sold is prepared and cash collected is agreed with it. तो अब जब एंड हो जाएगा शो तो जितने भी टिकट सोल्ड किए गए थे उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी और जितना भी कैश कलेक्ट किया है वो दोनों आपस में रिकनसाइल होने चाहिए. वेरीफाई दैट द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ फ्री पासेस एंड इशूड अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी. Reconcile the amount of tax collected with the total number of tickets. टिकट्स पे तो GST एड ऑन होके आता है तो उसमें वो अब सिनेमा हॉल का तो होता नहीं है, वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. तो जो टैक्स कलेक्ट किया है उसका भी हमें वेरिफिकेशन रखना है. और वेरीफाई द टैक्स रिटर्न्स फाइल ईच मंथ. हम GST हर मंथ फाइल करते हैं ना. फिर वाउच द एंट्रीज ऑफ कैश बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ टिकट्स. Verify the charges collected for advertisement slides and shots. तो मूवी के टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट स्लाइड है तो उसके चार्जेस जो हमने कलेक्ट करे सिनेमा हॉल ने कलेक्ट करना है उसको भी वेरीफाई करना. वाउच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस. Confirm that depreciation on machinery furniture has been charged at appropriate rate. Payments of account fill higher with bill of distributors in process. The agreement concerned should be referred to. Examine unadjusted balance out of advance paid to the distributor against the film hire contractors. The arrangement for collection of share in the restaurant income should be inquired into either the fixed sum or fixed percentage. तो जैसे होता है ना कभी कभी कि वहाँ पर रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है तो उसकी जो इनकम है वो अलग से इधर आप फिक्स इनकम या फिक्स परसेंटेज हमने अच्छे से अकाउंट फॉर की है, मतलब उसका शेयर अलग से हमने अकाउंट फॉर किया होना चाहिए. फिर ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज. अलग से ले लेना इसमें आ जाओ. हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर let on hire and under which hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of agreement. ऐसे ही होता है ना कि हम पहले हायर कर लेते हैं उसको, फिर एक अमाउंट पे करते रहते हैं, फिर हायर जो कर रहा है उसके पास ऑप्शन होता है उसको परचेज करने का. फिर includes an agreement under which possession of goods is delivered by the owner thereof to the person on condition that such person pays the agreed amount. तो गुड्स हम उसको भेज रहे हैं, उसका पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं इस कंडीशन पे कि वो एग्री अमाउंट हमें पे करेगा. द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. और उसको हम पहले पोजीशन भेजते हैं कि एग्री अमाउंट वो पे करेगा हर मंथ, और प्रॉपर्टी का टाइटल कब ट्रांसफर होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे. ठीक है, जब पेमेंट होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे. सच पर्सन हैज़ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस. और जब वो प्रॉपर्टी का टाइटल उसको ट्रांसफर हो उससे पहले वो कभी भी एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का उसके पास राइट रहता है. हायरर मीन्स हायरर और ओनर तो पता ही है, हायरर जो प्रॉपर्टी ले रहा है और जो ओनर उसका ओनर है.
While checking the hire purchase transaction, the auditor may examine the following. Hire purchase agreement is in writing and signed by all the parties. Hire purchase agreement specify clearly that price of the goods, cash price of the goods if it is in for cash, the date on which agreement is made, the number of installment जितने में वो pay back करेगा, the goods to which agreement relates and in manner sufficient to identify them, ensure that installment payments being received regularly as per the agreement. Leases. In lease agreement, lessee lesser आगे a normal finance lease transaction usually goes through the following modality. The lease will select the equipment, satisfy himself about functional fitness and specification. The lessor has no participation at this stage. तो लेसी क्या करेगा, इक्विपमेंट सेलेक्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा हिमसेल्फ, मतलब कि वो जो भी वो चीज़ इक्विपमेंट वो लीज पर ले रहा है वो ठीक से फंक्शन करता है नहीं करता, उसकी स्पेसिफिकेशन ठीक से पूरी है कि नहीं पूरी. अब जो वो लीज पे दे रहा है उस पर इस स्टेज पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. ठीक. हैविंग चूजन द इक्विपमेंट, लेसी अप्रोचेज अ लेसर ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ लीज ब्रोकिंग एजेंसी. द लीज एग्रीमेंट इज ब्रॉडली नेगोशिएटेड एंड रेट्स आर फाइनलाइज्ड. द लेसर प्लेसेस an order on the manufacturer as chosen by the lessee. The manufacturer delivers the equipment at the site of the lessee and later gives notice of acceptance to the lessor. The lease agreement giving detailed terms of contract is signed between the parties. During the lease period, the lessee will pay rental, keep the equipment in good repair and in working condition. खराब नहीं करना उसको. Will be entitled to manufacturer warranties and after sale services. At the end of the lease period, equipment will retreat to the lessor and lessee may however give renewal right. And lease agreement खत्म हुई है या तो एसेट वापस कर दो या फिर उसको लीज को रिन्यू करवा लो. ऑडिटर्स प्रोसीजर क्या होंगे? Object clause of leasing companies to see that the goods like capital goods, consumer durable, etc., in respect of which company can undertake such activities. Whether there exists a procedure to ascertain the credit analysis of lessee. लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामाइन. और फिर जितना भी लीज एग्रीमेंट के अंदर जो पॉइंट्स है वो सब भी चेक करने हैं. फिर एग्जामाइन द प्रॉपर लीज प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय द लेसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द लेसर एंड प्रोवाइड हिम इक्विपमेंट ऑन लीज. एंश्योर दैट इनवॉइस इज रिटेन सेफली. एग्जामाइन द एक्सेप्टेंस लेटर ऑब्टेन फ्रॉम द लेसी. See board resolution authorizing particular director. See that copies of insurance policy have been obtained by lessor for his records. ये कौन सी होती है जो हम जब सामान लेने के बाद लीज पे हम वापस कर देते हैं, वो होती है ऑपरेटिंग लीज. और फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है, वापस नहीं करते, वो ही बाय कर लेता है. या तो फाइनेंस लीज में इतनी टर्म की लीज होती है कि जब तक वो एसेट ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही एंड ऑफ द एसेट तक की वो लीज होती है, या फिर वो लीज फिर वो ही बाय कर लेता है, रिटर्न नहीं करता, वो होती है फाइनेंस लीज. तो उसके भी फिर सेम पॉइंट. ऑपरेटिंग यहाँ से पढ़ लो डिफरेंस ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज. कॉमन एग्जांपल लीज ऑफ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफी डिस्पेंसर एक्सेट्रा. लीज ऑफ जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा. Ownership of asset remains with the lessor for entire period of lease. Ownership transfer option at the end of the lease period is with the lessee. Title may or may not eventually treated. हमने लीज वाला वो करा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर ये सब पढ़ा है हमने. ये जो यहाँ पर लिखा है ये MLP मिनिमम लीज पेमेंट, फेयर वैल्यू, वो बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, वो सब लीज के अंदर है ना, वो सब यहाँ पे लिखना है फाइनेंस लीज में. यहाँ पर क्या होता है, लीज का टर्म जनरली लेस देन 75% ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोर देन या इक्वल टू पूरी इकोनॉमिक लाइफ होता है एसेट का. फिर लीज पे ओनली मंथली या लीज रेंटल. लीज जनरली पेयर्स इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड टैक्सेस. Tax benefit since operating lease is as good as renting. Lease payment is considered as an expense. Lessee can claim both interest and depreciation. क्योंकि ये तो एसेट के लाइफ टाइम के लिए रख रहे हैं हम.
सो गया आप? ऑडिट ऑफ होटल्स, हाँ हो ही जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा बड़ा है। Internal control. Pilfering is one of the greatest problem in any hotel, and importance of internal control cannot be undermined. It is responsibility of management to introduce control. Obviously ये auditor की responsibility तो होती नहीं है, which will minimize the leakage as far as possible. Evidence for their success is provided by preparation of regular, perhaps weekly trading accounts for each sale point and detailed scrutiny of the result profit percentage with any deviation from the anticipated form being investigated. तो उनको एक रेगुलर अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने चाहिए होटल्स को, और कोई भी डेविएशन आया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये अभी ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का ही होता है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन दीज रेगुलर अकाउंट, तो जब ऑडिटर चेक करेगा तो ऑडिटर क्या करेगा, ये जो रेगुलरली ट्रेडिंग अकाउंट्स बना रहे हैं उनको रिव्यू करेगा, उनको एग्जामाइन करेगा और ऑब्टेन करेगा एक्सप्लेनेशन। द ऑडिटर शुड वेरीफाई few restaurant bills by reference to KOT, kitchen order tickets or basic records. The auditor should satisfy himself that all taxes collected from occupants on food and occupation had been paid over the proper authorities. आगे रूम सेल एंड हॉल बुकिंग्स, ये क्या हो गए, होटल के रिसीट्स। फिर चार्ज फॉर रूम सेल इज नॉर्मली पोस्टेड टू गेस्ट बिल्स बाय रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, or in case of large hotels by night auditor. The source of these entries is invariable. The guest register and audit test should be carried out to ensure the correct number of guests are charged for the correct period. Any difference between the charge rates and the guest bill ensure that they have been properly authorized. Many hotels housekeeper prepare detailed report of the rooms which were occupied the previous night and number of beds kept in each room. The report tends not to be permanently retained, but the auditor should ensure that sufficient number of reports are available to him. The auditor should ensure that proper valuation of occupancy in progress at the balance sheet date is made and included in the accounts. ये तो सब समझ में आया ना, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। Inventory in any hotel are both readily portable and saleable, particularly food and beverage inventories. It is therefore extremely important that all movement and transfer of such inventory should be properly documented to enable the control to be exercised over each individual store areas and sale points. Areas where large quantities of inventory are held should be kept locked, safely रखने के लिए उसको. The key being retained by the departmental manager. The key should be released only to trusted person and unauthorized person को हम permit नहीं करेंगे की लेने के लिए. In particularly any movement of goods in out of store should be checked. तो जितने भी goods उस inventory के बाहर जा रहे हैं, मतलब उस area के बाहर जा रहे हैं, उसको properly हम check करेंगे. Many hotel use specialized professional valuer to take the value of inventories on a continuous basis. और कुछ ऐसे large hotels भी हैं जो कि जिन्होंने क्या रखा है, specialized professional valuer रखा है उसको continue valuation, inventory का continue valuation करने के लिए. Although such valuers are independent of audit client, it is important the auditor, भले ये valuers independent होते हैं, अपने नाम में independent होते हैं, लेकिन तब भी auditor को उनको check कर लेना चाहिए. ठीक. Fixed assets. The accounting policies for fixed assets of individual hotels are likely to differ. However, many hotels account for certain quasi-fixed assets such as silver or cutlery on inventory basis. तो जो कोई important fixed assets हैं, बहुत ही महंगे कटलेरी हैं, सिल्वर एसेट्स हैं, उन सबको भी उनकी भी एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उनको करना है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको करना है.
This can lead to confusion between each inventory item and similar assets which are accounted for or on a more normal form on asset basis. In such cases, it is important that very detailed definition of inventory item exists, and auditor should carry out tests to ensure that definition are closely followed. The auditor should see that cost of repair and minor renovation and decoration are treated as revenue एक्सपेंडिचर, वेयर मेजर को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. कैजुअल लेबर, होटल ट्रेड ऑपरेटर्स टू very large extent on casual labor, the record maintained on such wage payment are frequently inadequate. The auditor should ensure defalcation of the accounts does not take place in suggesting proper control. जनरली जो कैजुअल लेबर की वेज पेमेंट होती है वो इनएडिक्वेटली लिखी होती है होटल्स ने, लेकिन ऑडिटर विल इंश्योर कि वो ठीक से उनको प्रॉपरली चेक करे, और फिर वो होटल मैनेजर को क्या बताएगा, सजेस्ट भी करेगा कि किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं. ट्रैवल एजेंट एंड शॉप्स, फॉर लेजर कमिंग थ्रू ट्रैवल एजेंट और अदर बुकिंग एजेंसीज, द बिल आर यूजुअली mode on travel agents booking agencies. Commission if any paid to travel agents or booking agents. अच्छा, बस यही 2 पॉइंट है. ट्रैवल एजेंट्स जैसे कि हम किसी, जैसे ये अगोडा हम होटल बुक कर लेते हैं ना किसी और साइट से, तो वो कमीशन कुछ है वो पे कर दिया है ट्रैवल एजेंट को, उसके लिए अलग से हमने लेजर प्रिपेयर करे हैं और बुक्स प्रिपेयर करी है. ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स के लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड में बढ़ेंगे, पहले बाकी कंप्लीट कर लेंगे. नहीं, लास्ट में 1-2 और है यहाँ पे. हाँ, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी है, और ट्रस्ट सोसाइटी, तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. चाहो ब्रेक ले लो. Audit of trust and society. There are 3 basic forms of charitable entities under the law: trust societies and Section 8 companies. The legal framework governing the charitable institution will depend upon the business organization. If the charitable institution is formed as public trust, it is governed by Public Trust Act. If the charitable institution कैसे form होगी, as society, it will governed by Society Registration Act. If it is a Section 8 company, तो Companies Act. Apart from above legislation, Income Tax Act is also applicable. और साथ में कौन सा, Foreign Contribution Act 2010 will be applicable. Books of accounts. Books of accounts should be properly maintained. और फिर cash book, ledger, journal, copies of bill, original bills, or any other books. Financial statement. Every year the trust has to prepare financial statement like balance sheet and income and expenditure statement. The format क्या होगा, as per respective law होगा. फिर auditor's responsibility. The auditor should obtain the list of books and records maintained by the trust. The list should be matched with the above requirement to maintaining mandatory books and records. The auditor should then verify the records for the purpose of audit. और फिर auditor को क्या comply करना है, AS और SA. फिर he should have professional skill, expertise and apply test audits. He should have conduct the audit and applying gap. He should apply test check in depending on the evaluation of internal control. He should keep the detailed notes about the evidences and he should have relied upon. फिर उसके बाद सच वर्किंग की पेपर्स शुड इंक्लूड हिज नोट्स, वर्क डन वाइल कंडक्टिंग, एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन, डिसीजन. हमने ये देखा था कि वर्किंग पेपर क्या होता है बाकी चैप्टर करते टाइम. वर्किंग पेपर क्या होता है, जितना भी काम ऑडिटर ऑडिट के टाइम पे कर रहा है और वो जितने भी नोट्स प्रिपेयर कर रहा है खुद के, या जितना भी वो इन्फॉर्मेशन खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो सब किस में जाता है, वर्किंग पेपर में जाता है. It is important that audit
वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड एंड ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एविडेंस, और ये जितने ही वर्किंग पेपर है क्या प्रोवाइड करेगा, एविडेंस दैट ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन। एक वो मैंने बताया था ना कि अगर आप वर्किंग पेपर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो इसका मतलब ऑडिट ही नहीं करा है ना। तो ओपिनियन एक्सप्रेस by the auditor is based on the examination. In arriving at his opinion, the auditor should give due cognizance to the information. The information and explanation obtained were full and complete. The auditor did not merely rely upon the information explanation, उसको वो पूरा accuracy के साथ और completeness के साथ check करना चाहिए. The auditor has to ascertain whether the accounts are maintained regularly and in accordance with applicable rules. Whether receipts and disbursement are properly and correctly shown. Whether cash balance and voucher in the custody of the manager. Whether all books, deeds, accounts, voucher and other documents are required by the auditor were produced before him. उसने जितने भी documents मांगे वो उसको मिल रहे हैं. Whether the register of movable and immovable properties are maintained. Whether the manager, trustee and any other person required by the auditor appear before him and furnish the necessary information required by him. Whether the property and the funds of the trust को भी ठीक से चेक करना है. The amount of outstanding for more than 1 year. Whether the money of public trust has been invested. In case of any irregular, illegal, improper expenditure तो वो उस misconduct को चेक करेगा. Whether the maximum minimum number of trustees is maintained. ये सब तो जनरल पॉइंट्स है. सोसाइटी में भी वही ऑडिटर शुड एसर्टेन कि वो एक्ट पर एक्ट काम कर रहा है. कौन सा एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू बी ascertain whether the society has obtained registration under foreign contribution act. Ascertain whether it is registered under relevant provision of income tax act. Obtain an understanding of internal control. Appropriate accounting policy. In the case of expense incurred by the society वो properly account financial statement में recognize करना है. If any inquiry has been held by the registrar under applicable law in the working paper or financial condition of the society, ascertain all irregular or illegal income. Ascertain whether the expenditure or waste has जो भी misconduct हुआ है उसको भी ascertain करना. ठीक है, अब cooperative society कंप्लीट करना है. ऑडिट होता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट and cause to be audited by some person authorized by him, by general or by special order in writing in behalf of the accounts every registered society once at least every year. तो रजिस्ट्रार विल ऑडिट और वो क्या करेगा, ऑथराइज करेगा ऐसे पर्सन को जो कि ऑडिटर बनेगा. द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स इफ एनी. तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा ओवरड्यू डेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. रजिस्ट्रार, कलेक्टर एंड एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय रजिस्ट्रार शैल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स. तो किस किस के पास बुक्स होने की वो है, रजिस्ट्रार, कलेक्टर और कोई भी पर्सन जो ऑथराइज किया गया है बाय रजिस्ट्रार शैल हैव बुक्स एट एक्सेस एट ऑल द टाइम. फिर रजिस्ट्रार मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अंडर दिस एक्ट. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहला तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑब्वियसली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर अब अलग पॉइंट क्या है कि लेकिन सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैव परमिटेड पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स और कॉपरेशन एंड अकाउंटेंसी एंड ऑल्सो द पर्सन हैव सर्व्ड एज एन ऑडिटर. हर जगह हमने यही देखा कि ऑडिटर कौन होता है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट है कि कई बार स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट परमिट करता है ऐसे लोगों को भी जिनके पास क्या है,
गवर्नमेंट डिप्लोमा है इन कॉर्पोरेट सोसाइटी अकाउंट्स, या फिर इन कॉर्पोरेशन ऑन अकाउंटेंसी, मतलब इन वाली क्वालिफिकेशन में उनके पास अगर गवर्नमेंट डिप्लोमा है तो वो पर्सन भी अलाउड है फॉर डूइंग ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सम, हाँ, इन सम ऑफ द स्टेट, वो भी इन सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय, ये तो फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा, अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार, and the auditor so appointed conducts the audit on behalf of the registrar and submit his report to registrar only. Audit fees is paid by the society on the basis of statutory scale. Books, accounts and other records of cooperative society under the, obviously as per the rules. Fifth, for example, Maharashtra Cooperative Society are required to maintain books of accounts in terms of the instruction of registrar as following. तो books of account कैसे मैनेज करेंगे वो? All sums of money received और सारे एक्सपेंडिचर, all sales and purchases की बुक्स और assets and liability की बुक्स. In order to maintain proper financial accounting records so as to disclose full financial result of working of society, the statutory or mandatory provision provide a directive but they are not conclusive. तो जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्क्लोज करते हैं, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वो डायरेक्टिव हैं बट कंक्लूसिव नहीं है, मतलब सिर्फ अकेला एक प्रूफ नहीं है स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी प्रोविजंस पूरे किए गए हैं कि नहीं. ठीक. द society is at liberty to maintain such additional records according to their convenience. तो cooperative society इन books of accounts को additional records को अपनी convenience के हिसाब से भी maintain कर सकती है, which it thinks more useful for clarity and detailed explanation. Ultimately, the financial transaction and results thereof must be presented very clearly and in best possible manner. Depending upon the nature and object of society, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर विल मेंटेन. तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही वाले बुक्स मेंटेन करेंगे, वो और भी बुक्स मेंटेन और भी रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, बस उनका जो तरीका होना चाहिए प्रेजेंट करने का वो क्लियर हो और बेस्ट हो, उनके तरीके से बेस्ट हो, सो एज टू डिस्क्लोज द प्रॉपर एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. In case of large-scale cooperative organization, different subsidiary books and registers should be maintained and daily summary totals will be referred to main cash book. तो large cooperative society में क्या होता है, हम daily books and register maintain करते हैं और daily उसमें वापस से हम क्या करते हैं, उसको reconcile करते हैं. फिर restriction on shareholding. According to section 5 of Central Act, in the case of society where the liability of a member of a society is limited, no member of a society other than registered society can hold such portion of the share capital. तो यहाँ पर जो भी एक मेंबर होता है वो मेंबर इससे ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता, मतलब कोई भी एक मेंबर के पास इससे ज़्यादा होल्डिंग नहीं हो सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी में. कितनी मैक्सिमम वो कितनी रख सकता है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर या फिर उसकी शेयर होल्डिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1000. The auditor of cooperative society will be concerned with this provision so as to watch any breach relating to holding of share. तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि किसी मेंबर ने कोई ब्रीच ऑफ प्रोविजन तो नहीं किया होल्डिंग वाले प्रोविजन का. रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन. सेक्शन 29 puts restriction on loan. It states that registered society will not make any loan to any person other than member. तो अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लोन देना है तो वो सिर्फ किसको दे सकते हैं, अपने ही मेंबर को, और किसी पर्सन को लोन सैंक्शन नहीं कर सकते. रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग. सेक्शन 30 ऑफ द सेंट्रल एक्ट पुट्स restriction on borrowing. According to this section, registered society will accept loan and deposit from person जो कि मेंबर नहीं है. ठीक है, मतलब ये लोन दे किसको सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंबर को. लेकिन जब ये लोन किसी से लेंगे तो वो कोई भी हो लेकिन वो मेंबर ना हो. ठीक. इन्वेस्टमेंट फंड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट, सोसाइटी में इन्वेस्ट इट्स फंड कहाँ पे, इन बैंक. ये पॉइंट्स अलग से याद रखने वाला है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का. तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फंड्स या तो स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में या इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इन शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड डिवेंचर ऑफ दूसरी सोसाइटी के शेयर सिक्योरिटी या बॉन्ड में,
in any cooperative bank other than central or state cooperative bank as approved by the registrar. तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, जो रजिस्ट्रार से अप्रूव्ड है ना, सिर्फ उन्हीं सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक. इन एनी अदर मनी परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, अ प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. तो जब भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो इनको हर साल क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट का एक प्रेस्क्राइब परसेंटेज कहाँ पे डालना होगा, रिजर्व फंड में, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और बोनस टू मेंबर. कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस. A registered society may with the sanction of registrar contribute any amount not exceeding 10% of net profit remaining after compulsory transfer to reserve fund. तो contribution for charitable purpose cooperative society का क्या होगा, exceed नहीं करेगा 10% of net profit. जो net profit निकला है आफ्टर, मतलब जो भी net profit निकला है पहले तो उसे रिजर्व ट्रांसफर करो, ठीक है. फिर उसके बाद जो बच गया उसका 10% से ज़्यादा वो कहाँ पे नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते फॉर चैरिटेबल पर्पस. इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. इन बिजनेस ऑफ सोसाइटी एज वर्किंग कैपिटल may invest as per the provision, may be used for some public purposes. Contribution to education fund. Some of the state acts provide that every society shall contribute annually towards education fund, the appropriate rate as per the class of society. Contribution to education fund is charge on profit and not an appropriation. Apart from statutory provisions relating to reserve fund, the auditor may have regard to provision in bylaws, rules, regulations of the society, transfer of other reserves, dividend to member, etc. and other appropriations. यहाँ पर ये वाली लाइन, फिर एज पर द एक्ट उनको क्या ट्रांसफर करना होता है अमाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में भी और शेयर कैपिटल रिजर्व फंड में, एज स्टेटेड एज चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट. According to general accepted accounting principle, these items are not charges but appropriation of profit. Special features क्या होते हैं, examination of overdue debts, overdue interest, certification of bad debts, valuation of assets and liability, फिर cooperative principle, observation of provision and act, verification of member, स्पेशल रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर, ऑडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी. ये सब क्या होते हैं इनके स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पहला क्या है हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स. ओवरड्यू डेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 5 years और मोर देन 5 years will have to be classified and shall have to be reported by auditor. तो ऑडिटर को जो कि डेट ओवरड्यू हो गया है फ्रॉम 6 months to 5 year या फिर 5 साल से ज़्यादा, उसको अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा. ओवरड्यू डेट्स हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्किंग ऑफ क्रेडिट सोसाइटी. इट अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल पोजीशन. तो ओवरड्यू डेट्स क्या अफेक्ट करता है, उसकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन. अ फर्दर एनालिसिस ऑन दीज ओवरड्यू डेट्स from the viewpoint of chances of recovery will have to be made and they will have to be classified as good or bad. तो डेट्स को क्लासीफाई करना होगा एज गुड और बैड. और फिर हम प्रॉपरली क्या मेंटेन करेंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. फिर ओवरड्यू इंटरेस्ट. Overdue interest shall be excluded from interest outstanding and accrued due while calculating profit. Exclude करना होगा while calculating interest outstanding or interest accrued while calculating the profit. Overdue interest is the interest accrued or accruing in accounts, the amount of which principal is overdue. In practice of overdue interest, reserve is created. Credit of overdue interest is credited to interest account is reduced. तो जब हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व भी क्रिएट करते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स. अ पिक्यूलर फीचर रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ बैड डेट्स is very interesting to note. As per the said rules,
बैड डेट्स कैन बी रिटर्न ऑफ ओनली व्हेन दे आर सर्टिफाइड एज बैड बाय द ऑडिटर, मतलब जब ऑडिटर सर्टिफाई करेगा उसको कि बैड हैं तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। और हम क्या क्रिएट करते हैं, बैड डेट्स फंड, रिजर्व फंड एक्सेट्रा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, regarding valuation of assets, there are no specific provision or instruction as per the act. The auditor shall have to ascertain existence, ownership and valuation of assets. Fixed assets should be valued, underline, cost less adequate provision for depreciation. Obviously हम जैसे normal accounting में लिखते हैं, ठीक है। incidental expenses incurred in acquisition of installation, उसको हम क्या करते हैं, capitalize। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को हम फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज करते हैं, तो वो इफ द डिफरेंस इन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, अ नोट रिगार्डिंग प्रेजेंट वैल्यू में बी अपेंडेड। अगर ऐसा है कि जिस प्राइस पे हमने एक्वायर किया एसेट और उसके प्रेजेंट वैल्यू में क्या है डिफरेंस है, तो इसका ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात है और इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। शुड हैव प्रॉपर डिस्क्लोजर, इस बात को हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल, द ऑडिटर विल हैव टू ascertain in general how far the objects for which cooperative organization is set up have been achieved in the course of working. The assessment is not necessarily in terms of profit but in terms of extending the benefits to members who have formed the society. Considered from the viewpoint of social benefits, it may look into that how far sales could have affected at lower prices. For the achievement of these activities, हम क्या use करेंगे, cost accounting methods, store control methods, technique of standard costing, budgetary control etc. should be adopted. Observation of provision. Auditor of cooperative society is required to point out provision of cooperative society act, मतलब as per the act होने चाहिए। The financial implication of such infringement should be properly assessed. Properly auditor उनको क्या करेगा, check करेगा और examine करेगा। Verification of member register and examination of their passbook, examine करेंगे member की passbook regarding loan given and its repayment। ये अभी हमने देखा था ना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर को लोन दे सकती है, तो उसको भी हमें एग्जामिन करना होगा। कंफर्मेशन ऑफ लोन बैलेंसेस, लोन बैलेंसेस हम कंफर्म करेंगे कहाँ से, इंश्योर दैट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से आर फ्री फ्रॉम एनी मैनिपुलेशन। स्पेशली इन रूरल एंड रेगुलर एग्रीकल्चर cooperative society, members are not literate and as such this is a good safeguard on their part. Special report to registrar, तो अगर during the course of audit if the auditor notices some serious irregularity, तो फिर उसको उस बात की रिपोर्ट किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस हैं जैसे कि पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन ट्रांजैक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब वो पर्सनल कुछ गेन ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो बात वो किसको रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर रजिस्ट्रार को। अगर कोई इसमें फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो वो भी किसको रिपोर्ट करना होगा, रजिस्ट्रार को। स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ मिस मैनेजमेंट है तो वो भी रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को। इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, disproportionate advances to vested interest group such as relatives of management, deliberate negligence about recovery thereof, case of reckless advancing where the management is negligent about taking security and proper safeguards। तो जब मैनेजमेंट ठीक से सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल नहीं मेंटेन कर रहा है, तो वो बात उसको रजिस्ट्रार को मेंटेन रिपोर्ट करनी होगी। Audit classification of society. After judgment of overall performance of the society, the auditor has award a class of society. This judgment is to be based on the criteria of specified registrar. तो लास्ट में वो सब कुछ करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, अपना जजमेंट प्रोवाइड करेगा। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद मैनेजिंग
committee. The auditor should ask the secretary of the society to convene the managing committee meeting to discuss the audit draft report. ये तो सेम है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सेम है. तो ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. Qualification of auditor: the person who is chartered accountant can only be appointed as an auditor in multi-state. तो हमने ये देखा कि स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कोई जिसके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है उसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है. However, the following persons are not eligible. कौन कौन? Appointment as auditor: body corporate, officer or employee of multi-state, a person who is a member or is in employment of multi-state cooperative society. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी क्योंकि है ना, तो इसलिए हम अपॉइंट नहीं कर सकते. अ पर्सन हु इज इनडेटेड टू मल्टी, किसी पर्सन ने उनसे लोन लेकर के रखा है तो उसको भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर: फर्स्ट ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सोसाइटी. तो जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसके 1 month में बोर्ड किसको अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा. एंड द ऑडिटर और ऑडिटर्स तो अपॉइंटेड शुड होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. जो हमने नॉर्मल ऑडिटर के लिए पढ़ा था वही है. इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर दिस सबसेक्शन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जनरल मीटिंग. तो अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो हम कैसे, कौन जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स. अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर. फिर सेकेंड ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आर अपॉइंटेड एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग. द ऑडिटर्स अपॉइंटेड शुड होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM. तो एक साल के लिए ये चेंज हो मतलब रहेंगे. पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ये तो रीड कर लोगे तो सेम है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ठीक है. कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट: ऑडिट रिपोर्ट इन द केस ऑफ बैलेंस शीट द स्टेट मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अफेयर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. इन केस ऑफ PNL तो वो स्टेट करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी एक्सप्लेनेशन ठीक है. whether his opinion and proper books of accounts has been kept by the multi-state cooperative society. The report on the accounts of any branch office has been audited by person other than multi society. ये जो हमने ब्रांच ऑडिट पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, उसी का पॉइंट है. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टेन केसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए भी बोल सकता है. कौन से केस में? इन 3 केसेस में. जब अफेयर्स आर नॉट मेंटेन्ड इन कमर्शियल प्रैक्टिसेस, व्हेन इट इज मैनेज्ड एंड कॉज इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन एज वुड एंडेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर एट एनी टाइम टू डायरेक्ट फॉर स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम डायरेक्ट कर सकती है. अपॉइंटमेंट कैसे होगा ऑडिटर का? ईदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव ऑडिटर हिमसेल्फ, या तो जो अपॉइंटेड है वो या फिर कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट. शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था 20% और 1000. यहाँ पर क्या है होल्ड 51% और मोर अप टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. ड्यूटीज एंड पावर. एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑडिटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना बोलेगी. हाउएवर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द रिपोर्ट विद इन 4 months,
from the receipt of report, the government shall send to multi-state cooperative society either a copy of relevant extract from the report with its comment thereon, and require multi-state cooperative society either to circulate the copy and those extract to the member and to have such copy or extract read before the meeting. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक कॉपी या फिर एक एक्सट्रैक्ट मेंबर्स को भेज रही है और उनको डायरेक्ट कर रही है कि जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी तो उसमें वो रीड किया जाए. एक्सपेंसेस pertaining to special audit, the expenses or incidental to any special audit कौन डिटरमाइन करेगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इन एनी डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट शैल बी रिकवरेबल. देखो डिटरमाइन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट एंड इट इज पेड बाय सोसाइटी, खुद पे करेगी. ठीक, अगर डिफॉल्ट होता है तो वो उससे रिकवर किया जाएगा सोसाइटी से. इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार. व्हेन द सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन अ रिक्वेस्ट, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी कब कर सकता है, जब रिक्वेस्ट करे ये सब लोग. कौन, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिटर या कोई ऐसा मेंबर जिसके पास 1/5 ऑफ टोटल मेंबर टोटल पावर है. ठीक, तो इनकी रिक्वेस्ट में कौन क्या करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है. हाउ, कैसे, होल्ड एन इंक्वायरी और डायरेक्ट सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम बाय ऑर्डर इन राइटिंग इन बिहाफ टू होल्ड एन इंक्वायरी. तो वो इंक्वायरी करेगा और उनके जितने भी वो उसके कंक्लूजन लिखेंगे वो राइटिंग में कर लेगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए किसको, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को. पावर गिवन, पावर गिवन क्या है, ही शैल एट रीजनेबल टाइम हैव फ्री एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऑब्वियसली अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो वो इंक्वायरी कैसे करेगा. ही में नॉट विथ स्टैंडिंग एनी बाय लॉ स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, वो जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है. फिर उसके बाद ही में समन एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को बुला सकता है पूछताछ करने के लिए. फॉलो, सेंट्रल रजिस्ट्रार में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिकॉर्ड कम्युनिकेट द रिपोर्ट of inquiry to multi-state cooperative society financial institution if any. Inspection, inspection किस किस की रिक्वेस्ट पे, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट ऐसा कोई मेंबर जिसके पास नॉट लेस देन 1/3, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स. हाउ, वैसे बाय जनरल और बाय स्पेसिफिक ऑर्डर इन राइटिंग. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पावर अवेलेबल वही कि उसके पास एक्सेस है बुक्स का एट ऑल टाइम्स. एवरी ऑफिसर और मेंबर शैल फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, जो भी वो पूछेगा. ठीक, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन. हो गया. टाइम क्या हो रहा है, 3:07. ये इसके अब टेस्ट देना शुरू कर देना.